तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वृंदा वेब सीरीज जो कि 2024 में आई एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वेब सीरीज है। अगर आपको असुर वेब सीरीज पसंद आई थी तो ये वेब सीरीज भी आपको पसंद आएगी ही। एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। सीरीज के शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि चिनी होती है, अपने भाई सची को ढूंढ रही होती है। वह जोर जोर से चीख रही होती है और अपने भाई को बुला रही होती है, पर उसका भाई उसे कहीं नहीं मिलता। थोड़ा टाइम बीत जाता है तो चीनी देखती है कि उसका भाई जमीन पर लेटा हुआ रहता है। वह उसके पास जाती है और उसे जोर जोर से बुलाती है और वह रोती रहती है। तभी उसका भाई मुस्कुराकर अपनी आंख खोलता है और कहता है कि देख, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीनी फिर भी रोती रहती है। वह उससे कहता है कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और वह उसके लिए एक डॉल बनाता है जो उसको देता है। चीनी खुश हो जाती है और वो दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं। उस गांव में एक महामारी फैली हुई थी जिससे लोग मर रहे थे और वहां की लकड़ियां भी नहीं सूख रही थी, जिससे लोग खाना भी नहीं बना पा रहे थे। उस जंगल में हरियाली तो थी लेकिन मानो हरियाली एक अभिशाप हो चुका था। देखते देखते कई लोग मर चुके थे। एक पुजारी जी ने कहा मानो देवी नाराज हो चुकी है। यह बात हम उसकी आंख देखकर समझ सकते हैं। पूरा आंख लाल हो चुका था, पूरी बॉडी काली पड़ चुकी थी। सारे गांव वाले परेशान थे। वो सभी पुजारी जी से मदद मांगते हैं और तभी पुजारी जी ध्यान लगाकर बोलते हैं कि देवी किसी की बलि मांग रही है, एक छोटी बच्ची का। और वह फिर ध्यान लगाकर इशारा चीनी के तरफ कर देते हैं। ये देखने के बाद चीनी की मां रोने लगती है और वह कहती है कि मेरी बलि ले लो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। और वह सारे गांव वालों से मदद मांगती है पर उसकी मदद कोई नहीं करता। उसका भाई साची भी बहुत रोता है और बोलता है कि मैं मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी माँ भी बेबस थी गाँव वालों के सामने और वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में ही वो गाँव छोड़कर चले जाएंगे। और यही होता है, माँ, बेटा और बेटी गांव छोड़कर भाग रहे होते हैं लेकिन कुछ दूर जाने पर चीनी का डॉल गिर जाता है। उसके बाद गांव वालों को पता चल जाता है कि वो लोग भाग रहे होते हैं, जिसके लिए गांव वाले उनका पीछा करने लगते हैं। साची डॉल लेने के लिए वापस चला आता है और चीनी की माँ उसे लेकर भाग रही होती है। चीनी की माँ चीनी को एक ट्रक में बैठा देती है लेकिन खुद उस ट्रक पर नहीं चढ़ पाती, जिस वजह से गाँव वाले उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। इस तरह से चीनी अपने परिवार से बिछड़ जाती है और उसका भाई साची भी जंगल में खो चुका था। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बाद वृंदा को दिखाया जाता है। वृंदा बेड पर लेटी हुई थी और अलार्म बजे जा रहा था और हम फिर एक फोटो देखते हैं जिसमें उसके पापा और वो होती है। फिर हम देखते हैं एक औरत किचन से आवाज लगा रही होती है जो कि अपनी लड़की छुटकी को बुला रही होती है। स्कूल का टाइम हो चुका है लेकिन वह फोन में लगी रहती है। छुटकी को बिल्कुल मैनर नहीं आता है किससे कैसे बात किया जाता है। तब वृंदा बोलती है कि माँ जो बोल रही है उसे सुन लो, पर छुटकी उसको एकदम भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और कुछ लड़कों के साथ बाइक से चली जाती है। वृंदा उस बाइक का नंबर नोट कर लेती है। फिर हमको तेलंगाना डिपार्टमेंट का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सारथी अपने कांस्टेबल के साथ काम कर रहा होता है। वो एक एसआई होता है। पुलिस स्टेशन में वृंदा आती है और वो भी एक एसआई होती है, पर पुलिस स्टेशन में सेम कॉम्प्लेक्स है। एक लड़की अगर हायर पोस्ट पे हो तो जूनियर उनकी कदर नहीं करते, पर पोजीशन की वजह से इज्जत देना पड़ता है। पर वृंदा के पीछे ये लोग बहुत बुराई करते हैं। पर वृंदा बहुत ही शांत दिमाग की थी। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। वह किसी से झगड़ा नहीं करती थी। ऑफिस में जाते ही पहले वह चुटकी के बाइक का नंबर चेक करती है, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में सीआई सुलेमान सर आते हैं जिनको देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर वृंदा बैठी हुई थी। फिर वो वृंदा के पास जाकर थोड़ा सा खांसते हैं जिसके बाद वृंदा भी खड़ी हो जाती है। ये टोटल एक करप्ट ऑफिसर हैं। ये हफ्ता भी वसूलते हैं और साथ ही उनका बाहर चक्कर भी चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का इलेक्ट्रिक खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि शायद फ्यूज में कुछ खराबी हो। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाते बुलाते वृंदा उसे ठीक कर देती है। उसके बाद हम एक दूध वाले को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को रोककर वॉशरूम गया होता है। उसके बाद उसका ध्यान पानी की तरफ जाता है जहाँ पर दूसरे छोर पर जाकर देखता है तो एक लाश पड़ी होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस जगह को सील कर दिया जाता है और उस दूध वाले से पूछताछ किया जाता है और वृंदा को कह दिया जाता है कि क्राउड को संभालने के लिए। सारथी और सीआई इसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यह एक सुसाइड केस है। वह दारू पीकर पानी में गिर गया इसलिए वह मर गया। यह एक ओपन और शट केस है। हम वृंदा को देखते हैं जो कि प्रेस को वहाँ से लौट जाने के लिए बोल रही थी। वो बोल रही थी कि ये जगह भी सील है तो आप लोग उस बॉडी के पास नहीं जा सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर वृंदा उस लाश को देखती है कि बॉडी में अलग अलग मार्क्स बने हुए थे, खून के गड्ढे हुए थे और मानो किसी ने जानवर ने नोचकर खाया हुआ है। फिर रात को जब सभी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन एरिया से लौट रहे होते हैं तभी सभी वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। तभी वृंदा भी वहाँ पे आकर उन्हें ज्वाइन करती है। तभी एक कांस्टेबल सारथी सर से कहता है कि ये बेवड़े लोग पीकर तो पहले नाले को भी गंदा कर देते हैं, उसके बाद हमारा काम भी बढ़ा देते हैं। तभी वृंदा बोलती है कि ये एक प्लान मर्डर है। तुम उसके बॉडी पे कई सारे निशान देख सकते हो,
जैसे किसी जानवर ने नोच कर खाया है। उसके बाद उसे रेत की बोरी में भर कर नीचे फेंक दिया गया था। चूहे ने काटा, इसीलिए बॉडी ऊपर तैर रही थी। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्चरी के बाहर हम सीआई सर और सारथी को देखते हैं। सीआई सर बोलते हैं क्या मेरा आना जरूरी है? तब सारथी कहता है कि हाँ, जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो स्टेशन के हेड को बुला रहे थे। फिर वो डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं और बताते हैं कि इसके हार्ट के पास 16 बार चाकू मारा गया है। एक बार अगर चाकू मारा जाए तो कितना दर्द होगा आप सोच सकते हो। ये सुनने के बाद सीआई सर को उल्टी आ जाती है और वह बाहर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी बॉडी को रेत की बोरी से बांधकर पानी में डाला गया था, लेकिन चूहों के काटने की वजह से ये बॉडी ऊपर आ गई। सारथी को ये सब सुनने के बाद वृंदा की बात याद आ जाती है। फिर सारथी स्टेशन पहुंचता है और अब सारे मिसिंग केसेस को छांटने के लिए बोलता है। इतने मिसिंग केसेस हो गए थे कि पूरा स्टेशन भर गया था। फिर सारथी वृंदा के पास जाता है और कहता है कि तुमने सही बोला था, तुम चाहो तो इस केस पर हमारे साथ काम कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वृंदा उन्हें ज्वाइन करती है और एक एक करके फाइल्स देखने लगती है। फिर रात में घर जाते वक्त वह पूछती है कि क्या मैं ये फाइल घर लेके जा सकती हूँ? सारथी उससे कहता है हाँ, कि एक सिग्नेचर करके तुम इसे घर ले जा सकती हो। फिर सत्या रात में घर जाकर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ती है। उस रिपोर्ट को देखते हुए वृंदा बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करती है और उसके बाद अगले दिन वह थाने पहुंचती है और सारथी से कहती है कि सारे ऐसे मिसिंग रिपोर्ट निकालो जो कि कोल माइन में या रेलवे में काम करता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखून में ग्रेनाइट और कोल के निशान मिले हैं और पैरों में भी छोटे छोटे घाव के निशान है, जो कि कोल माइन और रेलवे ट्रैक पर काम करने से ही आ सकते हैं। फिर उधर से सारे नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसके बाद कुल 32 नामों की लिस्ट मिलती है जो कि कोल माइन और रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं। उसके बाद एक एक करके विक्टिम के परिवार को बुलाया जाता है, जिसमें से एक परिवार उस बॉडी को शिनाख्त कर लेती है। उस छोटी बच्ची की माँ रोती रहती है और बोलती है कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये हमसे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले ये काम के लिए बाहर तो निकले थे लेकिन घर ही नहीं लौटे। ये सब होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तब सीआई सर आते हैं और बोलते हैं कि वेल डन वृंदा, तुमने इस केस को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया और इस केस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ना ही हमारे पास कोई सबूत है ना ही कोई गवाह है, इसीलिए इस केस को यहीं पर बंद कर दो, नहीं तो हमारे ही स्टेशन की बदनामी होगी। उसके बाद सीआई चला जाता है, वृंदा सारथी को देखती रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वृंदा पुलिस स्टेशन आकर चेंज करती है, नॉर्मल ड्रेस पहनती है, पुलिस की गाड़ी लेती है और उसके बाद खुद ही उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है। और वृंदा गाड़ी लेकर नदी के उसी छोर पर आती है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वृंदा कैलकुलेट करती है कि हो सकता है बहाव की वजह से ये बॉडी इधर आ गई हो। फिर वह नदी के दूसरे छोर पर जाती है जो कि एक बॉर्डर एरिया था। फिर वृंदा ढूंढते ढूंढते थक जाती है। उसके बाद उसे वहाँ पर एक पंछी का पंख मिलता है जिसका वह फोटो खींचती है और उसे गूगल स्कैनर पे डालती है, जिसके बाद एक पक्षी का फोटो आ जाता है। उसमें उसे यह भी देखने को मिलता है कि उस पक्षी का घाव बॉडी पर कैसा देखने को होता है और वह एग्जैक्ट घाव विक्टिम के घाव से मैच कर रहा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो काला प्लास्टिक लिए हुए बारात में नाच रहा होता है, लेकिन देखने से नहीं लगता कि वह बारात के साथ आया हुआ रहता है। तभी कुछ देर बाद वह बारात से अलग हो जाता है और एक खंडहर में चला जाता है। वह खंडहर एरिया बहुत ही अंधेरा था। वह धीरे धीरे अंदर जाता है और फिर हम देखते हैं कि वह आदमी यही रहता है। उसके बाद वह उस प्लास्टिक से मीट निकालता है और उसमें नींबू मिर्च निकालकर उसे खाने के लिए तैयार करता है। वह किसी से बात कर रहा होता है कि झाजी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो ठीक से काम कैसे करोगे, और तुम जानते हो ना कि तुम्हारी उम्र मुझसे ज्यादा है और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि झाजी कोई इंसान नहीं बल्कि एक पंछी था और यह वही पंछी था जिसको वृंदा ने गूगल सर्च में ढूंढा था और वह आदमी पंछी को मीट खिलाते जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर हम नोटिस करते हैं कि उसके बैग में वही डॉल था जो कि साची ने अपनी बहन चीनी को दिया था। फिर वह आदमी उस डॉल को अपनी गोदी में उठाता है और उसे सहलाने लगता है। फिर हम वहाँ से फ्लैशबैक देखते हैं कि क्या हुआ था। जब उसने अपनी बेटी चीनी को भगा दिया था और साची जंगल में खोया हुआ था तब गाँव वालों ने इसकी माँ को पकड़कर गाँव के अंदर ले आए थे पुजारी जी के सामने और उसको सब लोग पीट रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि आप इसकी जगह मेरी बच्ची की बलि ले लो। पुजारी जी भी इस बात को मान जाते हैं और बोलते हैं कि माता के भोग को तो चढ़ाना ही पड़ेगा। फिर उस बच्ची को लाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। फिर सारी रिचुअल्स पूजा वगैरह करके उसके ऊपर तेल छिड़का जाता है और साची ये आवाज सुनकर आ जाता है और देखता है कि उस बच्ची को आग लगा दिया गया था और साची को लगता है कि यह उसकी बहन ही है। साची शॉक हो जाता है। फिर पुजारी जी बोलते हैं कि हम उस औरत को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने माता को रुष्ट किया है। फिर वो लोग उसका भी गला काटकर वहाँ से चले जाते हैं। पुजारी बोलते हैं कि आज जंगल में माता आएंगी इसलिए सब लोग अपने अपने घर में चले जाओ। सभी चले जाते हैं पर साची वहीं बैठा रहता है। उसकी बहन राख हो चुकी है, उसकी माँ भी मर चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह होश में आता है तो उसका पूरा
गुस्सा फूट पड़ता है। वह भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और लॉकेट तोड़कर फेंक देता है। फिर वह हाथ में मसाल लेता है और पूरे घर में आग लगा देता है। पूरे गांव में उस दिन 32 लोग तड़प तड़प कर मरे थे। फिर हमें सारथी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और उसकी माँ उसे ताने दे रही होती है बच्चों को लेकर कि इतने साल मैरिज के हो चुके हैं लेकिन तुम लोग को बच्चा नहीं होता, डॉक्टर क्यों नहीं दिखा लेते। उसके बाद सारथी के ऑफिस जाते जाते उन दोनों में बहस भी हो जाती है बच्चों को लेकर। स्टेशन में वृंदा पहले से ही मौजूद थी जो कि इन्वेस्टिगेशन करके एक पक्षी का पंख ढूंढ कर लाई थी। सारथी के आ जाने पर वह उसे सब कुछ दिखाती है कि पक्षी का पंख और इस पक्षी के काटने पर कैसे कैसे घाव होते हैं। उसके बाद वहाँ पे सीआई सुलेमान आ जाता है और केस का स्टेटस पूछने लगता है। सारथी बोलता है कुछ नहीं है सर, केस तो क्लोज ही हो चुका है, एमएलए साहब आए थे। चीजों को डाइवर्ट करने लगता है पर वृंदा शांत नहीं हुई थी। वह खोजबीन करना चालू कर देती है कि ये पक्षी कहाँ मिलता है या इसे कैसे लाया जा सकता है। बहुत खोजने के बाद जब उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तब वह पीड़ितों के घर जाती यानी कि विक्टिम के घर और उनसे पूछती है कि क्या हुआ था। तब वे कहते हैं कि एक दिन वह काम पर गया और अचानक से गायब हो गए। दूसरी जगह हम छुटकी को देखते हैं जो कि एक गलत संगत में पड़ गई थी, जो थोड़ा बहुत नशा करने लगी थी और उसी में से एक लड़का उसे पसंद करने लगता है। वह घर पर लेट से आती है, उसकी माँ पूछती है तो वह चिल्लाकर जवाब देने लगती है। बोलती है कि तुम्हारा सो कॉल्ड बड़ी बेटी है, उससे जाकर पूछो, मुझसे नहीं। दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो कि ढाबे पर खाना खा रहा होता है। वह अपने खाने में से चिकन को अलग करके रखता है, बाकी सिर्फ वेज खा रहा होता है, जिसको देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर ढाबे वाला उससे बोलता है कि तुमने जिस बस के बारे में पूछा था वह आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर नीचे उतरता है और सारे लोग उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं और किलर सिर्फ बस ड्राइवर को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ हम वृंदा को देखते हैं जो कि अपने गांव का सपना देख रही होती है। असल में चीनी ही वृंदा होती है जो कि उस ट्रक में भागी थी। एक नाके के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है और कृष्णमूर्ति नाम का एक ऑफिसर उसे गोद ले लेते हैं। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि वृंदा अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और बोलती है कि आप मुझे कोई अच्छी दवा दीजिए, मुझे वह सपने फिर से आ रहे हैं। तब वह साइकोलॉजिस्ट बोलती है कि यह कोई सपना नहीं, तुम्हारा पास्ट है जिससे तुम भाग रही हो। फिर हम देखते हैं कि सारथी पुलिस स्टेशन में आकर वृंदा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझको उस दिन सीआई सर के सामने ये बोलना पड़ा, नहीं तो मामला और भी खराब हो जाता, मुझको अपना आगे प्रमोशन भी देखना है। फिर वो दोनों चाय पीने बाहर चले जाते हैं जहाँ पर सारथी वृंदा को समझा रहा होता है कि सीआई सर इतने अच्छे मैनर के आदमी नहीं है, वो ये सब चीजों को टॉलरेट नहीं करते। फिर वृंदा देखती है कि चाय वाला बिना ही देखे कप को बाल्टी में डाल रहा होता है, एक के बाद एक करके। तभी वृंदा को मानो क्लू मिल जाता है। वह सारथी से बोलती है कि ये कोई ऐसा ही किलर कर सकता है जिसने आगे भी खून किए होंगे, यानी कि वह आगे भी किलर रहा होगा क्योंकि वह एक ही जगह पर 16 बार चाकू मारा है। हमको डेटाबेस से ऐसे लिस्ट ढूंढने हैं जो कि मल्टीपल स्ट्राइक की वजह से मरे हैं, वो भी सिर्फ एक ही जगह। उसके बाद वृंदा अपने काम में लग जाती है और अलग अलग स्टेशन पे जाकर लिस्ट निकालती रहती है और इधर सारथी उसकी मदद करता है। कभी बोलता है कि वह लीव पर है, कभी बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है और वृंदा अपने काम में और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रहती है। सारथी भी उसकी हेल्प करता है। वृंदा जब स्टेशन आती है तो देखती है कि एसआई सर सभी पुलिस स्टाफ के साथ बैठे हुए होते हैं। उसके आने पर एसआई पहले उसे टोंट मारता है, फिर केस के बारे में पूछता है। वृंदा जब बताने जाती है तब वह उस पर चिल्ला पड़ता है कि मैंने बोला था इस केस को बंद करने के लिए। वृंदा लीड के बारे में बताने जाती है पर वह कहता है कि तुम इस स्टेशन में इसीलिए हो क्योंकि एक लेडी एसआई की जरूरत थी, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ काम नहीं है। टेबल पे चुपचाप बैठे रहो, मैं आऊँ तो सैल्यूट करो, लोगों के लिए खाना लाओ और ज्यादा मन करे तो बाहर जाकर रंगोली बनाओ, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है तुम्हारा इस स्टेशन में। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाथरूम जाते हैं। वृंदा गुस्से में जाकर लाइट बंद कर देती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। फिर सारथी आता है और कहता है कि मैम अब क्या कर रहे हो, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और सुलेमान अंदर से चीख रहा होता है, मानो एक लाइट बंद होने से उसकी इतनी फटने लगती है। बाहर सारथी वृंदा से रिक्वेस्ट करता है, फिर वृंदा जाकर टेबल पर बैठ जाती है और सारथी दरवाजा खोल देता है। वह कहता है कि सर शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि पार्क में झूला झूल रहा होता है। उसके पास वही किलर आता है और उसे एक टॉय गिफ्ट करता है और बोलता है कि तुम्हें स्कूल जाना है अगर तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो लेकिन मेरे बारे में मत बताना। ये बोलते ही वह बस ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और वह किलर वहाँ से भाग जाता है। वृंदा को इस केस में एक और नया चीज पता चलता है जहाँ पे हर बॉडी के सर पे बाल नहीं थे और यह पूछने में पता चलता है कि उनके सर पे बाल थे। इसका मतलब वह पहले अगवा करता है, फिर सर मूंदता है, उसके बाद उन्हें मार देता है। यह एक सीरियल किलर का ही काम हो सकता है। जब सुलेमान सर को इन्होंने सारा डेटा दिखाया तब ये लोग चले गए अपने सीनियर अथॉरिटी के पास। सुलेमान यहाँ पर सारा चीज सर को समझाता है और बोलता है कि मेरा एक एसआई ऑफिसर जो है सारथी, उसी ने इस चीज को अच्छे से लुकआउट किया जिसके बाद हम इस चीज को क्रैक कर पाए हैं। एससीपी साहब यहाँ पर बहुत खुश होते हैं पर सुलेमान वृंदा को कोई क्रेडिट नहीं देता सारथी के बोलने पर कि उसे भी क्रेडिट मिलना चाहिए, वह उसे गाली दे देता है। फिर हम देखते हैं कि इस पूरे केस को एसीपी सर ही हेड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वह किलर रात को सड़क पर बैठा हुआ रहता
जाता है और फिर वह उसी ड्राइवर से मदद मांगता है हाथ में चोट लगने के कारण, और वह ड्राइवर उसकी मदद भी खुशी खुशी कर देता है। उस आदमी की मदद करते ही वह किलर एक रॉड से जोर से उसके ऊपर वार करता है और फिर उसी गाड़ी में उसे भरकर अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम साची को देखते हैं जो कि एक जुवेनियल जेल में है। जो लोग छोटे उम्र में कत्ल वगैरह करते हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है। साची एकदम भगवान को नहीं मानता और वार्डन भगवान को मानते हैं और आए दिन साची को पीटते हैं भगवान को मानने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर दिन सुबह प्रेयर होता है, लेकिन साची चुपचाप खड़ा रहता है और वार्डन भगवान को बहुत मानता है। दूसरी जगह प्रेजेंट डे में हम उस किलर को देखते हैं जो कि उस बस ड्राइवर को पकड़ कर रखा था। वह उस बस ड्राइवर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बस चाहिए। बस ड्राइवर बोलता है कि ठीक है ले लो, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। वो किलर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तब वह ड्राइवर बोलता है कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उसके बाद किलर अपना कान बंद कर लेता है और उसका सर मुंडन करने के बाद देखते ही देखते उसे मार डालता है और उस पक्षी को खाने के लिए छोड़ देता है। फिर वह पक्षी उसके मांसपेशी को खाते हैं। फिर हमको एसआईटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सारथी को देखते हैं जो कि एसीपी सर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि इस केस में वृंदा को भी लिया जाए, क्योंकि मैं और सुलेमान तो सर कुछ पता ही नहीं कर पाए। पहला लीड तो उन्होंने ही ढूंढा था और सर इसे कंप्लेन की तरह नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह लीजिएगा। फिर एसीपी सुलेमान को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारे स्टेशन में जितने पेंडिंग काम है उसे तुम देखो और तुम्हारे स्टेशन में एक नया एसआई ज्वाइन हुआ है, उसे तुम हमारे टीम में भेज दो। इस केस के लिए हम काफी हैं, तुम काफी एक्सपीरियंस हो, इसीलिए स्टेशन को संभालो। अप्रूवल मिलने के बाद सारथी वृंदा को कॉल करके सब कुछ बता देता है और सुलेमान को भी शक हो जाता है कि ये सब कुछ सारथी ने ही बोला होगा। फिर हम देखते हैं सारथी और वृंदा मिलकर ज्वाइन करते हैं एसआईटी टीम और पूरा सेटअप किया जाता है। फिर एक एक करके सबूत ढूंढा जाता है। फिर एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट उनके डिपार्टमेंट में आता है और बोलता है कि ऐसे सीरियल किलर का एक ही मोटिव होता है कि उनका कुछ मानना हो या तो उनका कोई ट्रोमा रहा हो उनके पास्ट में, जिसके लिए वो इतने हिंसक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी किलर को देखते हैं जो कि बॉडी को बांध कर तालाब में डुबा रहा होता है और उसको डुबाने के बाद जब वह वापस जा रहा होता है तो वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के लिए आए थे। वो लोग उससे पैसे खाने के लिए अनाप शनाप सवाल पूछने लगते हैं, तुम इधर क्या कर रहे हो, गाड़ी में क्या है, पुलिस स्टेशन चलो। किलर थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का था, वो अलग अलग जवाब देने लगता है। तभी पुलिस उसे अपने साथ थाने लेके जाती है। उस दिन रात को वृंदा सारथी के घर खाना खाने के लिए जाती है। वो तीनों साथ बैठकर खा रहे होते हैं और उस दिन वृंदा थोड़ी कंफर्टेबल होती है। वृंदा ज्यादा किसी से बात नहीं करती। खाना खा के जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो सारथी वृंदा की फैमिली के बारे में पूछता है। वृंदा उन्हें बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं उन्हें एक ट्रक में मिली थी और तब से वही लोग मेरी फैमिली हैं। फिर उसके बाद हम लोग को वृंदा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णमूर्ति जी चाहते हैं कि वृंदा उसकी छोटी बेटी के साथ रहे, जहाँ पर वो लोग एक साथ रह सके और उसकी वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर आए दिन वृंदा बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली के पास भेज दो, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा याद था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और उसकी भाई के साथ क्या हुआ था। पर कृष्णमूर्ति हमेशा वृंदा को समझाते रहे और उससे कहते रहे कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो, ना कि पास्ट में देखो। फिर भी वो कोशिश करते रहे कि वृंदा की कोई न कोई फैमिली मिल जाए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वृंदा उस पक्षी के बारे में पता करने के लिए एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह पक्षी अब विलुप्त हो चुका है। बहुत पहले समय यह पक्षी एक ट्राइब जाति के पास रहा करता था। असल में ये लोग रिचुअल्स में यूज करते थे। बलि चढ़ाने के बाद उसको खाने के लिए इस पक्षी को छोड़ा जाता था। वृंदा वहाँ से ये सब डेटा लाती है और एसआईटी टीम को दे देती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नरबली के साथ और बहुत सारे रिचुअल के साथ लेकर मर्डर केसेस जुड़े हुए हैं। तभी वृंदा बोलती है कि सर हमें पुराने केसेस को नहीं बल्कि नए केसेस को देखने चाहिए जो कि अभी मिसिंग हैं। फिर वो लोग सारे मिसिंग केसेस को शॉर्टलिस्ट करने लगे। वृंदा उसी घर पहुंच जाती है जो कि बस ड्राइवर होता है और वो बताती है कि वो बस ड्राइवरी करने गए थे लेकिन घर ही नहीं लौटे, बोले थे कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। लास्ट कॉल भी मेरे साथ हुआ था। फिर वृंदा उधर से ऑटो लेकर चली जाती है। ऑटो ड्राइवर से बोलता है कि उसकी औरत बेकार में उस पर शक करती है, अब्दुल बहुत ही अच्छा इंसान है। वृंदा फिर उससे पूछती है कि वह रोज किस रास्ते से घर आता था, तुम्हें पता है? तब ऑटो ड्राइवर उसे वह रास्ता दिखाता है और उस एरिया में एक जंगल भी होता है। वृंदा तब बोलती है कि उस जंगल में चलो। ऑटो ड्राइवर बोलता है कि उस जंगल में कोई जाता नहीं है और रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाता। वृंदा तब उधर जाती है और थोड़ी देर में उसे वह खंडर मिल जाता है जहाँ पर खून हुआ था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे वह खून के धब्बे भी मिल जाते हैं। दूसरे दिन एसआईटी टीम वहाँ पर आती है टीम को लेकर। वृंदा को छानबीन करते टाइम उसको वहाँ पे एक एटीएम का स्लिप भी मिलता है जो कि 2 दिन पहले का था जब वह अब्दुल मिसिंग हुआ था। फिर वह सर से परमिशन मांगती है कि इसका डेटा चेक किया जाए। सर से परमिशन लेकर डेटा चेक करने के बाद पता चलता है कि इसका डेटा पूरा क्लीन है। वह एक राइटर है जिसका नाम कबीर आनंद है और इसके साथ ही वह एक एनजीओ भी चलाता है। तब वृंदा बोलती है कि सर इसका लोकेशन हमें गांधीनगर में मिला था और अगर वह कोई भी झूठ बोलेगा तो हम उसे पकड़ सकते हैं। सर एक बार प्लीज हमें इंटरेक्शन करने दीजिए। फिर एसपी सर बोलते हैं कि बहुत ही आराम से, क्योंकि एटीएम स्लिप कोई खास प्रूफ नहीं होता। फिर हमें आनंद को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और वह एक राइटर होता है और लिटरेचर का प्रोफेसर भी
होता है। वह बहुत ही आराम से एक इन्वेस्टर को अपनी जगह को दिखा रहा होता है फंडिंग लेने के लिए। इन्वेस्टर के जाने के बाद वृंदा और सारथी उससे मिलते हैं और पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, वो भी काफी कोऑपरेट तरीके से इंटरोगेशन करने के लिए। सारथी पूछता है जून 13 को आप कहाँ थे? आनंद बहुत ही कैजुअली जवाब देता है कि जून 13 को मैं कॉलेज में होऊंगा, फिर घर आके थोड़ा एनजीओ का काम किया होगा, उसके बाद पापा के साथ टाइम स्पेंड किया था, बस इतना ही। तब सारथी फिर पूछता है कि आपने 12,000 रुपए विड्रॉल किए थे एटीएम से, आपको तो याद ही होगा। तब आनंद बोलता है कि हाँ, मैंने विड्रॉल किए थे, एनजीओ में कुछ काम चल रहा था उसके लिए, बस 10 मिनट का ही काम था। एटीएम गया, पैसे विड्रॉल किए, फिर मैं एनजीओ में लौट आया। फिर सारथी आनंद से बोलता है कि हमको एक एटीएम स्लिप मिला है जो कि मर्डर वाली जगह से मिला है और ये एरिया आपके जगह से 20 किलोमीटर दूर पे है, तो आप ज्यादातर क्या एटीएम स्लिप संभाल के रखते हैं या उसे फेंक देते हैं? तब आनंद थोड़ा इरिटेट हो जाता है, बोलता है आपको क्या लगता है कि मर्डर मैंने किया है? एटीएम स्लिप कौन संभाल के रखता है? एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसके बाद उस एटीएम स्लिप का क्या होता है हमको भी नहीं पता। और वह उठ के वहां से जाने लगता है। तभी वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब तक वहां पे एसीपी सर आ जाते हैं और आनंद को जाने देते हैं। उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर वृंदा को विश्वास नहीं था आनंद के ऊपर, क्योंकि वह टू गुड टू बी ट्रू था। इतना अच्छा लड़का, बैकग्राउंड चेक एकदम क्लीन। वृंदा को उस पर यकीन नहीं होता, वह उस पर नजर रखने लगती है और पिछले 2 दिन में नजर रखने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसी चुटकी वीडियो कॉल पर उस लड़के से बात कर रही होती है। उन लोग का अफेयर शुरू हो चुका था, वो लोग थोड़ा इंटीमेट बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और बाहर वृंदा खड़ी होती है। वृंदा चुटकी से स्कूल के बारे में पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर रही है। तभी वह चिल्लाने लगती है और अपने मम्मी से कहती है कि यह मुझे क्यों ज्ञान दे रही है। ये सब होने के बाद वृंदा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वृंदा और चुटकी में एकदम नहीं बनता था। फिर सारथी केस में एक चीज नोटिस करता है कि सभी को मारने के बाद तालाब में डुबाया जाता है और वह ये नोटिस करता है कि जो मिसिंग केस है अब्दुल का, हो सकता है उसे मार के भी गांधीनगर के आसपास किसी तालाब में डुबाया गया होगा। एक तरफ सारथी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है गांधीनगर के आसपास तालाब में चेक करने के लिए और दूसरी तरफ वृंदा भी पहुंच जाती है आनंद के एनजीओ में उससे बात करने के लिए। दोनों साथ कॉलेज जाते हैं। वृंदा उसको सब कुछ बताती है कि 2 दिन से वह उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कातिल अपने आसपास एक अच्छा सा इमेज पोर्ट्रे करता है, पर अंदर उसका गिल्ट छुपा होता है। पर आनंद बोलता है मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक एनजीओ चलाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। वृंदा तभी एक क्वेश्चन पूछती है, आपको क्या भगवान में विश्वास है? आनंद बोलता है मुझे भगवान में विश्वास नहीं, मुझे कर्म में विश्वास है, लेकिन मेरे फादर भगवान को मानते हैं, इसीलिए मैं भी थोड़ा माथा टेक लेता हूँ, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। दूसरी जगह हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ पर कातिल को पकड़कर लाया गया था और उन सबसे पैसा लिया जाता है जिनको उस रात को पकड़ा गया था। जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे उनसे उनका बैग ले लिया जा रहा था और कातिल से भी उसका बैग ले लिया गया। उसमें देखने पर वही डॉल मिलता है जो कि उसके भाई साची ने चीनी को दिया था। फिर वह डॉल छीनने की कोशिश करने लगा। बाद में सभी पुलिस ऑफिसर से पकड़ लेते हैं और वह रोने लगता है। फिर सभी लोग उसे पागल समझकर उसका बैग वापस करके उसे छोड़ देते हैं। फिर हम वृंदा को देखते हैं जो कि आनंद के क्लास के बाहर खड़ी हुई थी। वह उसका लेक्चर सुन रही होती है। फिर उसको अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर कृष्णमूर्ति जी उसे समझा रहे होते हैं कि हमेशा सच के रास्ते पर चलो। अन्याय कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक सच की तीली उसे जला सकती है, इसलिए हमेशा सच के रास्ते पर ही चलो। फिर वृंदा कृष्णमूर्ति जी से कन्फेस करती है कि आज उसने उनके पर्स से पैसा चुराया है। फिर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आज तुमने अपने सच को जीतने दिया, तुमने यह सच मुझे बता दिया, अगर आज तुम नहीं बताती तो झूठ जीत जाता। ऐसे ही कृष्णमूर्ति जी उसे लेसन देते रहते हैं और वृंदा भी धीरे धीरे उनके करीब होते गई और उनको पापा बुलाने लगी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन घर में कॉल आता है कि कृष्णमूर्ति जी की बॉडी मिली है, वो मर चुके हैं और साथ में उस लड़की की भी बॉडी मिली है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। वह लड़का मरा नहीं है, वह थोड़ा घायल है, पर आपके पापा मर चुके हैं। उन्होंने एक जाति के विरुद्ध किसी को बचाने की कोशिश की थी, पर उन लोगों ने आपके पापा को मार दिया। फिर वो सारे मोर्चरी पहुंचते हैं और दोनों बेटी और माँ जब अपने पापा को देखती है तो वो लोग सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वृंदा आनंद के साथ बहुत फ्री हो रही थी। उसको लग रहा था आनंद बहुत अच्छा लड़का है, वह केस में हेल्प कर पाएगा और ये सब एक कोइंसिडेंट है। और दूसरी जगह हम सारथी को देखते हैं जो कि लाश ढूंढने में बहुत मेहनत कर रहा होता है। दिन रात ढूंढने के बाद रात में जाकर उसे लाश मिलती है और दूसरे दिन सुबह वहाँ पर वृंदा आती है। वह उस स्पॉट पे होती है, तभी उसे कॉल आता है। वह भागते हुए आनंद के एनजीओ जाती है और देखती है कि आनंद के पिताजी का मर्डर हो चुका था। सेम वही पैटर्न जिसे वह सस्पेक्ट समझ रही थी, आज वही विक्टिम बन चुका है। वृंदा के सामने आनंद के फादर की लाश पड़ी होती है। वह खुद को ब्लेम करती है। एसआईटी ऑफिस में एसीपी को खूब सुनाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जब तुमने मना कर दिया था
वृंदा को कि आनंद से कोई पूछताछ नहीं करती है, फिर वो वहाँ क्या कर रही थी, तुम्हारे ही ऑफिसर तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक में थोड़ा चेकिंग चल रहा होता है, जहाँ पर गाड़ी में चुटकी होती है वृंदा की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो लोग थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे और गाड़ी में गांजा भी होता है, लेकिन चुटकी गांजा को हाथ नहीं लगाती। उसका बॉयफ्रेंड पीता है। राउंड पे तब सुलेमान सर थे और उसे भी मौका मिल जाता है वृंदा को जलील करने के लिए, इसलिए वो पूरे गैंग को लेकर थाने में चले जाते हैं। जब वृंदा को पता लगता है तो वह पुलिस स्टेशन आती है और सुलेमान सर से माफी मांगती है। वृंदा बोलती है कि कोई गलत फैमिली हुआ होगा सर, ये मेरी बहन है। और सुलेमान उसे जलील पर जलील किए जा रहा था। उसे कहता है कि तुम तो इतनी बड़ी ऑफिसर हो, तुम्हारी बहन नशे करती है, धंधा करती है। ये सुनते ही वृंदा को गुस्सा आ जाता है और वह उसका गिरेबान पकड़ लेती है, जहाँ दोनों में हाथापाई हो जाता है। फिर हमें एसआईटी ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एसीपी सर दोनों पर ही चीख रहे होते हैं और जहाँ पर सुलेमान वृंदा के बहन के बारे में झूठ बोलता है कि वह गांजा के साथ पकड़ी गई है और ऊपर से बहुत कुछ बना के बोल देता है। तब एसीपी सर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमको टीम में आना है ना, ठीक है तुम टीम में आते हो। और वृंदा को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है और वृंदा से वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक सीख है, हर काम को एक तरीके से किया जाता है, हर काम का इलाज गुस्सा नहीं होता है, तुम्हें सिस्टम में रह के सीनियर की इज्जत करना सीखना होगा। वृंदा वहाँ से रोते हुए निकलती है, तब सारथी भी उसके पीछे आता है। वृंदा उसे भी बहुत कुछ सुनाती है, कहती है कि तुम्हारा सीआई सर तुम्हारे टीम में आ चुका है, मेरे बिना एक केस सॉल्व कर लोगे ना तुम, और तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। और वो बहुत कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वृंदा घर पहुँचती है तो चुटकी उसके ऊपर चीख देती है कि किसने कहा था तुम्हें स्टेशन आने के लिए। तब वृंदा कहती है कि कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। वृंदा इस सब की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वह अपने कमरे में जाके सारे फाइल को उलट पुलट करने लगती है, सब कुछ इधर उधर फेंकने लगती है और उसी रात को आनंद से मिलती है। वह उसे सब कुछ बताता है कि क्या कुछ हुआ है। वृंदा उसे फिर से उसके पापा के लिए माफी मांगती है। मैं वहाँ होती तो तुम्हारे पापा को बचा लेती, मेरा शक गलत था तुम्हारे ऊपर। फिर वो वहाँ से लौटते टाइम ऑटो से देखती है कि रेलवे स्टेशन के गेट पे कैमरा लगा होता है, तो गांधीनगर के रेलवे फाटक पे भी कैमरा होगा। फिर वृंदा सारथी को फोन करती है और कहती है कि तुम गांधीनगर पहुंचो। सारथी उससे नाराज था, वो बोलता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। फिर वहाँ दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी रेगुलर उधर से आता जाता रहता है और मर्डर के 2 दिन पहले भी वो गाड़ी वहाँ से गई थी और वो गाड़ी तो पुलिस स्टेशन में एक बार ले लिया गया था। फिर जब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है कि वो पागल था, उसको देखने से नहीं लग रहा था कि वो एक सीरियल किलर है। उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें वहाँ से सिर्फ उसका फिंगरप्रिंट मिलता है, बाकी उसने न नाम बताया न कुछ। फिर वृंदा सारथी से पूछती है कि क्या हम इसे डेटाबेस में चेक कर सकते हैं। सारथी बोलता है कि हाँ चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ से उन्हें पता लगता है कि ये फिंगरप्रिंट किसी ठाकुर का है जो कि लालापुर गांव में रहता है और पास्ट में इसके बहुत सारे मर्डर केसेस भी हैं। फिर वो लोग रात में ही वहां से लालापुर गांव चले जाते हैं और ठाकुर के बारे में पूछते हैं। वहां पर कोई भी ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ऊपर से धमकी भी देते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। पर उन्हीं में से एक आदमी चुपके से उन्हें मिलने के लिए बुलाता है और ठाकुर के बारे में सब कुछ बताता है। आज से 19 साल पहले बोलते हैं कि भगवान पैदा होते ही नसीब को लिखते हैं, पर ठाकुर पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। तब से उसकी नानी भी उसे देख नहीं पाती और पुजारी ने भी बोल दिया था कि इसके ऊपर एक पाप का साया है, इसने पूर्व जन्म में 16 लोगों की हत्या की थी। तभी से सारे गांव वाले उसे अशुभ मानने लगे। गांव में कोई भी मौत होता था, कोई भी महामारी होती थी, लोग उसे ही कोसते रहते थे और इसके लिए उसकी नानी भी उसे बहुत पीटा करती थी। सिर्फ उसके नाना ही उससे प्यार करते थे, उसकी दादी तो उसे खूंटी से बांध कर रखती थी और उसे खाना भी अच्छे से नहीं देते थे। गाँव में कोई भी मौत होता तो लोग आकर उसे ही मारते थे। फिर एक दिन उसका नाना मर गया, जिसके लिए वह बहुत रोया और उसकी नानी को लगा कि इसी के पाप की वजह से उसने अपना पति खो दिया है। फिर एक दिन गांव में यज्ञ कराने के लिए और सब कुछ अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए पुजारी जी ने एक जगह बांध दिया रात में और कहा कि आज इसकी बलि चढ़ेगी और आज ये पक्षी इसकी मांसपेशी खाएगा। पर ये होता नहीं है। वह वहाँ से किसी तरह भाग जाता है और अपने दादी के पास आता है मदद मांगने के लिए, पर उसकी दादी भी इसकी कोई मदद नहीं करती, इसलिए वह अपने दादी को भी मार डालता है और सारे गाँव में आग लगा देता है। फिर वह आदमी सब कुछ फोटो वगैरह के साथ उन लोगों को हैंड ओवर कर देता है और वो दोनों वापस शहर आ जाते हैं। फिर रात में वृंदा जब फ्रेश होकर अपने रूम में आती है तो देखती है उसकी माँ सब कुछ ठीक कर रही होती है। उसकी फाइलें और दीवार में केस की फाइलें सब कुछ सही से सही जगह रख रही होती है और कहती है कि तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है। बातचीत करते करते वृंदा कुछ नोट कर रही होती है। वह देखती है कि जो भी कोल माइन से हो, रेलवे स्टेशन से हो या बस डिपो से हो, उसके अगले दिन मिसिंग होने के बाद वहाँ पे कुछ न कुछ होता है। मानो कोल माइन में लोग धंस के मर जाते हैं, बस की एक्सीडेंट हो जाती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, मेले में आग लग जाता है। फिर उसी रात को वह सारथी के घर जाके उसे समझाती है कि कोई भी एक मिसिंग होता है फिर उसकी जगह वह किलर ले लेता है और एक मास मर्डर करता है। यह सीरियल किलर नहीं, एक मास मर्डरर है, लोगों को मार रहा है ज्यादा से ज्यादा, जो कि भगवान में मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही किलर बस को ड्राइव कर रहा होता है जहाँ पे सारे लोग हज यात्रा के लिए जा रहे होते हैं और वो देखते ही देखते बस को पानी में नीचे गिरा देता है जहाँ पे सारे लोग मारे जाते हैं। हम देखते हैं वो किलर बैठा हुआ था
भीगा हुआ था और वो कॉल करता है आनंद को और वह उसे सत्या करके पुकार रहा था और आनंद किलर को ठाकुर कह के, और वो कहता है कि हमारा काम हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि उसके एनजीओ के सारे लोग बहुत ही खुश थे। आनंद कहता है कि हमारा एक और काम पूरा हो गया और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। आनंद फिर बोलता है कि आज वो लोग मरे जो लोग भगवान को मानते हैं। क्या उनका भगवान आया उनको बचाने के लिए? हम तब तक ये करते जाएंगे जब तक दुनिया में कोई भी भगवान को मानने वाला रहेगा। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि आनंद उर्फ सत्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसी के गांव के बारे में न्यूज़ छपी होती है कि कैसे उसकी माँ को मारा गया और कैसे उसकी बहन को मारा गया। और उसी जेल में एक और लड़का आया होता है जो कि नया होता है और वह अपने आप को हमेशा बाथरूम में बंद करके रखता है क्योंकि उसे डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वह बाहर निकलेगा तो लोग उसे मारेंगे। वह सिर्फ रात को ही बाहर निकला करता है। फिर रात में उसे सत्या बुलाता है और सत्या के बुलाने पर वह बाहर आता है। फिर रात में सत्या उसे खाना देता है और वह खा लेता है और वह फिर से अपने आप को सारा दिन बाथरूम में बंद कर लेता है। फिर से सत्या उससे पूछता है कि तूने किया क्या है? तब वह कहता है कि मैंने 16 खून किए हैं पिछले जन्म में और उसी का पाप ढो रहा हूँ और मैंने मेरे दादी जी को भी मार डाला और गाँव वालों को भी। सत्या फिर मुस्कुराता है और कहता है कि तुझे कैसे पता कि तूने पिछले जन्म में 16 खून किए हैं? तब वह कहता है कि ये सब पुजारी जी ने कहा है। फिर सत्या कहता है कि ये सब एक अंधविश्वास है, तुझे मारने कोई नहीं आएगा, अगर कोई आता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। फिर वहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और देखते हैं कि जहाँ पर ठाकुर ने बस एक्सीडेंट करवाया था वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। वहाँ पे सारे लोग पहुँचते हैं, एसटीआई टीम भी, और फिर एसीपी सर देखते हैं और कहते हैं कि वृंदा ने सही कहा था, कोई और किसी की जगह लेकर मास मर्डर कर रहा है। फिर एसीपी बोलता है कि वृंदा अब तुम टीम को लीड करोगी और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। फिर उनके हाथ में जो ठाकुर का पुराना फोटो लगा था उसको एडल्ट बनाकर पूरी जगह सर्कुलेट कराया गया। फिर उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा जब वो जाके हर जगह क्रॉस चेक करने लगे। फिर बस डिपो के मालिक बताते हैं कि हमने पूरा क्रॉस चेक भी नहीं किया था और जल्दी जल्दी में इसे भर्ती कर लिया था। ठीक उसी तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर ब्रिज गिरी थी, ठेकेदार को भी नहीं पता था कि नया आदमी कौन ज्वाइन हुआ है। उसके बाद दूसरी जगह हम आनंद को देख रहे हैं जो अपनी एनजीओ में रेडी हो रहा था कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। उसने बोला, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को जला दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया गया और आप लोग भी इसीलिए मेरे साथ जुड़े हुए हो क्योंकि आप लोग के साथ भी कुछ न कुछ भगवान के नाम पर गलत किया गया। इन बिचौलियों के द्वारा और भगवान को मानने वालों के द्वारा हम एक एक करके सबको खत्म कर देंगे जो भगवान को मानने वाले हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे भगवान है या नहीं है। फिर उसी दिन रात को हम देखते हैं कि आनंद और ठाकुर साथ खाना खा रहे होते हैं। ठाकुर आनंद से माफी मांगता है कि तुम्हारा एटीएम और स्लिप भी मैं लेकर गया था, नहीं तो वो लोग हमें नहीं पकड़ पाते। आनंद तब बोलता है कि हम जिस मुहिम में है हमें कोई नहीं पकड़ सकता, मैं नहीं रहा तो कोई दूसरा इसे शुरू करेगा, ये एक मुहिम है, ये एक जंग है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी आनंद का एक आदमी आता है और बताता है कि वृंदा आपसे मिलने के लिए आती है। ठाकुर थोड़ा चिंतित हो जाता है और सोचता है कि उसे अरेस्ट करने के लिए आई है, पर आनंद बहुत ही शांत रहता है। वह कहता है कि ठाकुर को अंदर लेकर जाओ, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। वृंदा आनंद को जाकर सब कुछ बताती है कि कैसे ये किलर मास मर्डर कर रहा है। फिर वृंदा बोलती है कि तुम्हारे फादर को मारने का मोटिव समझ में नहीं आया क्योंकि इसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर वृंदा पूछती है कि क्या तुम अपने पिता को कोई तीर्थ यात्रा पर लेकर जाने वाले थे? आनंद कहता है कि मुझे कुछ खास याद नहीं है। वृंदा थोड़ा जोर देती है, तब आनंद बोलता है कि हाँ, मैं अपने पिताजी को लेकर जाने वाला था जगन्नाथ देव के तीर्थ यात्रा में, उसका टिकट भी मैंने कराया था पर पापा रहे नहीं तो इसलिए मैंने टिकट कैंसिल करवा दिया। वृंदा फिर थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। आनंद सोच रहा था कि केस को थोड़ा डाइवर्ट कर दे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि चुटकी जो कि पब में होती है, उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कुछ अनबन हो जाता है क्योंकि वह उसे अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल नहीं होने दे रही थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीख पड़ता है और उसे थप्पड़ भी मारता है और जान से मारने की धमकी भी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से डरता नहीं हूँ। जब यह बात वृंदा को पता लगती है तुरंत बार में आती है और उस लड़के को बहुत मारती है और कार का बोनट खोल के बोलती है कि मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगी और उसे बहुत धमकाती है और बोलती है कि आज के बाद से मेरी बहन से मिलना मत। ये बोलकर वह अपनी बहन चुटकी को लेकर घर चली जाती है। चुटकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वह अपनी बहन से माफी मांगती है। उसके बाद वृंदा को बहन का दर्जा देती है। फिर हम एसआईटी टीम में देखते हैं कि एसीपी सर बोल रहे थे कि जगन्नाथ टेम्पल के पास हमें कोई क्लू नहीं मिला, क्या हम ये केस डीजीपी सर को ट्रांसफर कर दें? फिर वृंदा बोलती है कि हम एक प्रेस रिलीज करते हैं और वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है। वो बोलती है कि मुझे पता है ठाकुर के बारे में, जिनमें से तुमने 16 लोगों को पुनर्जन्म में मारा था उनमें से मैं एक हूँ और मैं आ रही हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और वह अपनी फैमिली मेंबर को घर से अंडरग्राउंड कर देती है उनकी सेफ्टी के लिए और पूरे पुलिस फोर्स को अपने घर के चारों तरफ लगा देती है और खुद घर में रहती है। यह न्यूज जब आनंद के एनजीओ में ठाकुर देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और वह तोड़ फोड़ करने लगता है, चीखने लगता है और वह मानने लगता है कि पिछले जन्म में उसने 16 लोगों को मारा था, उनमें से वृंदा ही एक है जो लौट कर आई है उसे मारने के लिए। उसका पुराना
पुराना मेमोरी उसे ट्रिगर होने लगता है जो कि गांव वाले उसे बोला करते थे। फिर आनंद आता है और उसे शांत कराता है और उसके बाकी लोगों को बोलता है कि हमें इसे एनजीओ से दूर लेकर जाना होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसे लगता है कि उसने ठाकुर को अच्छे से समझा दिया है और जब उसका आदमी ठाकुर को लेकर किसी और जगह जा रहा होता है और वह खाना लेने के लिए उतरता है तो ठाकुर वह टेम्पू लेकर भाग जाता है। उसके दिमाग में तो वही चल रहा था कि पुनर्जन्म से कोई आया है उसे मारने के लिए। उसके दिमाग में डर था और गुस्सा भी था। उसे यही लग रहा था कि अगर वो वृंदा को खत्म नहीं करेगा तो वृंदा उसे जान से मार देगी। ठाकुर सीधा वृंदा के घर पहुंचता है और चाकू निकालता है। दूसरी जगह आनंद को पता चल जाता है कि वह भाग चुका है और उसे शक था कि वह वृंदा के घर ही जाएगा। वो भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर टीम होने की वजह से वॉकी टॉकी की आवाज से ठाकुर को थोड़ा शक होता है और वो वहां से भागने लगता है। उसके बाद पूरी एसआई टीम उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते वो सभी कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचते हैं लेकिन ठाकुर का बैग वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद ठाकुर को वो लोग पकड़ लेते हैं लेकिन फिर वो वहां से भाग जाता है और लास्ट में वृंदा और ठाकुर आमने सामने होते हैं। दोनों में हाथापाई भी होता है और ठाकुर वृंदा को मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वह उसे मारने ही जा रहा होता है तभी सारथी पीछे से उस पर गोली चला देता है। ठाकुर मरते टाइम यह बोलता है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो। वृंदा यह लास्ट वर्ड सुनती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद ठाकुर भी वहीं पर मर जाता है। सबको लगता है कि ठाकुर मर चुका है, केस सॉल्व हो चुका है। सब लोग बहुत खुश थे। प्रेस रिलीज भी हो जाता है। उसके बाद वृंदा उस मॉर्चरी में जाती है उसकी पोस्टमार्टम को देखने के लिए, जहाँ पर उसे एक फोन मिलता है जो ठीक मरने से पहले 2-3 मिनट पहले उसे कॉल आया हुआ था। इसका मतलब कोई न कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो सारथी को बेहोश होने से पहले उसका लास्ट वर्ड भी बताती है। उसने कहा था कि हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए। इसका मतलब ये कोई एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। वृंदा नोटिस करती है कि उसके छाती में सत्या नाम का एक टैटू होता है। फिर वो लोग पता करते हैं कि क्या इसके साथ सत्या नाम का कोई था। तब उनको सत्या के बारे में पता लगता है और उसे किसी ने अडेप्ट भी किया था जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति कोई और नहीं वृंदा के पापा थे और जो कि उसको भी अडॉप्ट किए थे 3 साल पहले। फिर वह सीधा घर जाती है और अपने माँ से सत्या के बारे में पूछती है कि माँ सत्या कौन है और पापा ने इसे अडॉप्ट क्यों लिया था। उसकी माँ बहन कुछ नहीं बताती लेकिन वृंदा के प्रेशर देने पे वह उसे बताती है कि सत्या कोई और नहीं तुम्हारा भाई है। मैं नहीं चाहती थी कि उसका साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। तुम्हारे पापा के डेथ के टाइम उसका बॉडी भी वहीं साइड में पड़ा हुआ था लेकिन मैं तुम्हारे पापा के डेथ का जिम्मेदार उसी को मानती हूँ। असल में तुम्हारे पापा को तुम्हारा भाई मिल चुका था पर वह एक क्रिमिनल था। उसने सारे गाँव वालों को मार दिया था इसलिए मैंने ही मना किया था तुम्हारे पापा को उसके बारे में तुम्हें बताने के लिए। फ्लैशबैक में कृष्णमूर्ति जी को देखते हैं जो कि सत्या से मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम पढ़ाई लिखाई कर सकते हो यहाँ से बाहर निकल कर। पर सत्या कहता है कि मेरा मन नहीं यहाँ से बाहर जाने के लिए। उसके बाद फिर ठाकुर सत्या को समझाता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे और कामयाब बनोगे तो तुम मुझे भी यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हो। फिर सत्या यहाँ से बाहर चला गया। उसकी पूरी कस्टडी मिली कृष्णमूर्ति जी को। कृष्णमूर्ति जी उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। उसके लिए किताबें, पैसे, कपड़े सब कुछ भिजवाते थे पर सत्या कुछ नहीं लेता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इनके मन में इतना प्यार मेरे लिए क्यों जागा है और वह जानना चाहता था पर कृष्णमूर्ति जी कुछ भी नहीं बताते थे क्योंकि सत्या अभी भी एक क्रिमिनल था। वह सही रास्ते पर नहीं चल रहा था। जीवन के हर एक पड़ाव में वह देखता था कि कैसे भगवान के दूत जो बने हुए हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए भगवान और उनके दूतों के खिलाफ उसके मन में एक नेगेटिव इमेज जन्मा था। पर कृष्णमूर्ति जी जब भी उससे मिलते तो उसे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों का बॉन्ड अच्छा होने लगा था। सत्या भी पढ़ाई में ध्यान देने लगा था और वह ट्रैक पर आने लगा था। अब उसका ग्रेजुएशन आने वाला है। कृष्णमूर्ति जी अपने पत्नी से बोलते हैं कि उसने सब कुछ कर लिया है, वह सही ट्रैक पे आ चुका है। उसके लाइफ में जितना भी पश्चाताप होना था वह कर चुका है। अब सही टाइम आ चुका है भाई बहन को मिलाने का। फिर वह सत्या को लेने के लिए कॉलेज चले जाते हैं। सत्या तब एक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। सत्या का दोस्त एक लड़की से प्यार करता है जो कि पेट से है। उनका प्यार इतना आगे बढ़ गया है लेकिन उसके घर वाले कम्युनिटी वाले नहीं मान रहे होते हैं। उन लोगों को रोक के रखा है तो ये लोग आज रात को भागेंगे और सत्या इनकी मदद करेगा। सत्या कृष्णमूर्ति जी को साथ आने के लिए बोलता है और ये दोनों भी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को कम्युनिटी वाले मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों को ही खत्म कर देंगे। सत्या को कुछ ठीक नहीं लगता। वह गांव के अंदर जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। पर उनका जो हेड होता है वो बोलता है कि इस लड़के को भी खत्म कर दो। पर तभी कृष्णमूर्ति जी बीच में आते हैं और सबको समझाते हैं कि कोई भी कम्युनिटी नहीं बोलता किसी की जान लेने के लिए। पर ये धर्म के अंधे कैसे समझ सकते थे। वे कृष्णमूर्ति पर हमला कर देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। सत्या को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। वो लोग सत्या को भी मारते हैं पर वह घायल हुआ था, मरा नहीं था। फिर से हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वृंदा के परिवार को पता चलता है कि कृष्णमूर्ति जी की डेथ हो चुकी है। पुलिस वाले ने उनकी वाइफ को बताया कि उनके बगल में सत्या करके एक लड़का भी है जिनको उन्होंने कस्टडी में लिया था। आप चाहो तो हम उसे आपको दे सकते हैं। पर उसकी माँ ने मना कर दिया। उन्हें लगता है कि सत्या की वजह से कृष्णमूर्ति की जान गई है। फिर प्रेजेंट डे में हम वृंदा को देखते हैं जो कि सारथी को पकड़कर रोने लगती है और आनंद को देखते हैं जो कि चीनी का वही डॉल लेकर बैठा हुआ था। वो अपने लोगों से बोलता है कि कुछ बड़ा करने का टाइम आ चुका है, भले कितनी
कितने भी लोग पीछे छूट जाए, लेकिन हमको हमारा मकसद नहीं भूलना है। फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सत्या को होश आता है तो वह अपने पापा यानी कृष्णमूर्ति जी के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वह मर चुके हैं और फिर से सत्या को अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड हो जाती है। कैसे उसके साथ क्या कुछ हुआ था, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ। उसको फिर से भगवान के ऊपर गुस्सा आने लगा, क्योंकि भगवान के कम्युनिटी वालों की वजह से ही आज कृष्णमूर्ति जी उससे छिन गए। फिर वह एक मुहिम शुरू करता है। जो भी भगवान से नाखुश है, भगवान के दूत से, भगवान के पुजारी से, या जो भी उनका नुकसान हुआ है वो उसके साथ जुड़ जाए, हम सब मिलकर बदला लेंगे। किसी के साथ जात पात का भेदभाव हुआ, किसी को कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, किसी को ऊंचे नीचे का अंतर दिखाया गया। सारे लोग धीरे धीरे करके सत्या के साथ जुड़ने लगे। फिर वो लोग सारे लोगों को एक एक करके प्लान करके मारने लगे और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ठाकुर भी जेल से निकल गया और वो भी सत्या के साथ हो गया। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि जहाँ पे सारथी वृंदा को समझा रहा होता है कि आपको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वो बहुत ही बड़ा अन्याय कर रहा है, वो मास मर्डर कर रहा है। फिर वृंदा खुद को संभालती है और ऑफिस पहुंच जाती है, ये बोलते हुए कि अभी सत्या कैसा दिखता है, हमको इसके लिए डेटा चाहिए होगा। और दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जो कि एक त्योहार में मास मर्डर करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। वह सारे सामान का जुगाड़ कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं SIT ऑफिस में सारे लोग परेशान हो चुके थे। सत्या का उतना ज्यादा डेटा किसी को भी नहीं मिल रहा था। फिर आनंद जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कृष्णमूर्ति जी ने जहाँ जहाँ उसका एडमिशन करवाया था, वो सब कुछ वृंदा देखने लगी। सत्या ने एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जहाँ पर उसने बताया कि उसे किसी ने अडॉप्ट किया था और उसका नाम आनंद के पापा के नाम से एकदम मैच करता है। वृंदा के दिमाग में यह चीज स्ट्राइक करती है और वह देखती है कि यह तो असल में आनंद के पापा है ही नहीं, उसने एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसे अपना पापा बनाया था। दुनिया के सामने एक नरेशन क्रिएट किया कि वह एक बहुत अच्छा आदमी है। फिर जब उसने देखा कि पुलिस एक एक करके क्लू ढूंढकर उसके घर तक पहुंच चुकी है, तो फिर वह क्या करता है, ठाकुर से उसी आदमी को मरवा देता है जिसको अब तक वह फादर बनाकर रखा हुआ था, सीधा वो पुलिस की नजर में सस्पेक्ट से विक्टिम बन जाए। फिर वह सीधा आनंद के NGO में जाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। वृंदा पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आनंद कोई और नहीं, उसका भाई सत्या है। फिर वह उसके NGO में एक पैम्पलेट देखती जिस पर लिखा था कि 25 साल बाद दिव्य ज्योति दिखेगी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा महाउत्सव होने वाला था। फिर वह ACP साहब को कॉल करती है और बताती है कि आनंद ही सत्या है और ये भी बोलती है कि जल्द से जल्द हमें वो रिलीजियस प्रोग्राम रुकवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारी SIT टीम मंदिर की तरफ पहुंचती है और ACP साहब अनाउंस करने जाते हैं कि ये प्रोग्राम रुकवा दिया जाए, लेकिन मंदिर के कार्यकर्ता इनकी तरफ बंदूक तांग देते हैं और उन्हें चुपचाप रहने के लिए बोलते हैं। असल में ये आनंद के ही लोग थे और सारे लोग दिव्य ज्योति को देखकर पानी में उतरेंगे और देवी को प्रणाम करेंगे। और आनंद ने सुबह ही इसमें केमिकल मिला दिया था जो आग के कांटेक्ट में आते ही जलने लगेगा। सारे लोग, वृंदा, सारथी और सभी ऑफिसर लोग भक्तों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा को यहाँ पता चलता है और आनंद के बारे में पूछती है, तब उसे कोई क्लू नहीं मिलता। वह पूछती है कि दिव्य ज्योति कहाँ पर जलेगा। सारथी जंगल की तरफ बताता है। वृंदा तब समझ जाती है कि दिव्य ज्योति कोई और नहीं, आनंद ही जलाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये वही एरिया था जहाँ से सत्या और चीनी भागी थी। आप लोग याद करें कि आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, जहाँ पर सत्या की माँ को जलाकर मार दिया गया था और सत्या को लगता है कि उसकी बहन को भी जला दिया गया था। उसके बाद उसने पूरे गाँव में ही आग लगा दी थी। वहाँ से किसी ने 20 साल पहले देखा होगा, उसे लगा कि जंगल से दिव्य ज्योति आ रही है, लेकिन असल में तो गाँव जल रहा था। फिर वहाँ वृंदा पहुँचती है और हम देखते हैं सत्या को, जो कि एक बड़ा टैंकर बना रखा था केमिकल से भरा हुआ और उसमें आग लगाने वाला था। पर दिव्य ज्योति जली और उधर सारे लोग पानी में उतरेंगे और उधर उनका एक आदमी पानी में आग लगा देगा। तब सारे लोग जलकर खत्म हो जाएंगे। तभी वृंदा ने उसे सांची करके पुकारा। तब आनंद उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। फिर वृंदा ने खुद को चीनी बोला। वो बोलता है कि तुम मर चुकी हो। फिर वृंदा ने सब कुछ बताया। सत्या को चीनी पर विश्वास हो चुका था, पर वह इस मुहिम को रोकना नहीं चाहता। वह कहता है, तुम मुझसे इतने साल दूर रही, मेरी माँ को मार दिया गया, मैंने क्या क्या कष्ट सहे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, भगवान से सताए बहुत लोग हैं और अब ये एक मुहिम है चीनी, मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक पाऊंगा। और वो आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है। वृंदा पीछे से उसे बोलती है कि हम दोनों को एक ही आदमी ने बड़ा किया और एक ही आदमी ने पाला। उन्होंने जो सीख तुम्हें दी वही सीख मुझे भी दी, पर मैं मेरे रास्ते से नहीं भटकी, लेकिन तुम भटक चुके हो। तुम भी आज वही कर रहे हो जो 20 साल पहले उन लोगों ने हमारे साथ किया था। इन लोगों की क्या दोष है कि ये भगवान को मानते हैं। पर सत्या कोई बात सुनने को राजी नहीं था। तब वृंदा उस पर गोली चला देती है और उसकी जान ले लेती है। मरते टाइम सत्या उसे वही डॉल देता है जो उसे बचपन में दिया था, यानी चीनी को, मतलब कि वृंदा को वही डॉल देता है।
यहाँ पर वृंदा को अपना पूरा फ्लैशबैक एक बार याद आ जाता है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि ये वीडियो आगे भी रिकमेंड हो सके। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो में क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। आने वाले वीडियो में मैं उसे और बेहतरीन तरीके से बना सकूं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।